दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन से समझते हैं। परिचय। अब तक हम शीत युद्ध के समय दुनिया में हुए बड़े बदलावों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अपने पड़ोसी क्षेत्र दक्षिण एशिया की बात करेंगे। जब भारत और पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बना लिए, तब पूरी दुनिया का ध्यान दक्षिण एशिया की ओर गया। इसके बाद यह क्षेत्र दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया। दक्षिण एशिया के देशों के बीच कई तरह के विवाद हैं, जैसे सीमा बॉर्डर को लेकर विवाद, नदियों के पानी के बंटवारे का विवाद, विद्रोह और जातीय संघर्ष, संसाधनों के बंटवारे को लेकर झगड़े। इन्हीं कारणों से दक्षिण एशिया को संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह दुनिया के सबसे सुरक्षा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। लेकिन दूसरी ओर, अगर दक्षिण एशिया के सभी देश आपस में मिलकर काम करें, तो यह क्षेत्र तेजी से विकास कर सकता है और बहुत समृद्ध बन सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे दक्षिण एशिया के देशों के बीच कौन कौन से संघर्ष हैं, ये देश आपस में किस तरह सहयोग करते हैं, इन देशों की घरेलू राजनीति, देश के अंदर की राजनीति का इन संबंधों पर क्या असर पड़ता है। यानी इस अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और फिर कुछ देशों की घरेलू राजनीति और आपसी संबंधों को समझाया जाएगा। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच में अक्सर काफी तनाव देखने को मिलता है, लेकिन जब दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश जाते हैं तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया जाता है। यानी इस क्षेत्र में दोस्ती और तनाव दोनों साथ साथ चलते हैं। अब सवाल आता है कि दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार की भी बात की जाती है, लेकिन इस अध्याय में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। चीन भी दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता। इस क्षेत्र के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यही कारण है कि यहाँ के देशों की संस्कृति, भाषा और रहन सहन में कई समानताएं भी हैं और कई अलग अलग विशेषताएं भी हैं। अब बात करते हैं यहाँ की राजनीति की। दक्षिण एशिया के सभी देशों में एक जैसी शासन व्यवस्था नहीं रही। भारत और श्रीलंका में आजादी के बाद से लगातार लोकतंत्र बना हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतांत्रिक सरकार रही तो कभी सेना ने शासन संभाला। पाकिस्तान में 1999 में सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन 2008 से वहां फिर लोकतांत्रिक सरकार चल रही है। नेपाल में पहले राजा का शासन था, लेकिन 2008 में राजतंत्र खत्म कर दिया गया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। भूटान भी 2008 में संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश बन गया। मालदीव पहले सल्तनत था। 1968 में यह गणराज्य बना और 2005 में यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र शुरू हुआ। 2018 के चुनाव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की। हालांकि दक्षिण एशिया के देशों में लोकतंत्र का सफर अलग अलग रहा है, लेकिन आज यहाँ के ज्यादातर लोग लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानते हैं। लोगों का विश्वास है कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही सबसे बेहतर व्यवस्था है। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। दोस्तों, पाकिस्तान में लोकतंत्र की शुरुआत तो हुई, लेकिन वहां बार बार सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। सबसे पहले जब पाकिस्तान का संविधान बना, तब जनरल अयूब खान ने सरकार पर कब्जा कर लिया और खुद ही राष्ट्रपति बन गए, लेकिन जनता ने उनका विरोध किया, इसलिए उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके बाद जनरल याहिया खान सत्ता में आए। उनके समय में सन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान हार गया और पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। युद्ध के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार बनी, जो 1971 से 1977 तक चली। लेकिन 1977 में
जनरल जिया उल हक ने तख्ता पलट करके सरकार हटा दी और फिर सेना का शासन शुरू हो गया। कुछ साल बाद जनता ने लोकतंत्र की मांग की। इसके बाद 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में फिर से लोकतांत्रिक सरकार बनी। इसके बाद कई साल तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी और मुस्लिम लीग के बीच चुनाव होते रहे और सरकारें बदलती रहीं। लेकिन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने फिर से सेना के बल पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार को हटा दिया। बाद में 2001 में मुशर्रफ राष्ट्रपति भी बन गए। हालांकि सेना ने चुनाव भी कराए, लेकिन असली ताकत उसी के पास रही। फिर 2008 से पाकिस्तान में दोबारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें काम कर रही हैं। अब सवाल है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत क्यों नहीं हो पाया? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां सेना, धर्मगुरुओं और बड़े जमींदारों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। जब भी किसी चुनी हुई सरकार को कमजोर माना गया, सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी हमेशा बना रहता है। इसी वजह से सेना यह कहती रही कि देश की सुरक्षा के लिए उसका सत्ता में रहना जरूरी है। कई लोग यह भी मानते रहे कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं और लोकतंत्र से देश कमजोर हो सकता है। इसी तर्क के आधार पर सेना अपने शासन को सही ठहराती रही। फिर भी पाकिस्तान में लोकतंत्र की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई। वहाँ की मीडिया काफी हद तक स्वतंत्र रही है और मानवाधिकार संगठनों ने भी लोकतंत्र के लिए लगातार आवाज उठाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान में लोकतंत्र को हमेशा पूरा समर्थन नहीं मिला। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने अपने हितों को देखते हुए कई बार पाकिस्तान की सैन्य सरकारों का साथ दिया। उन्हें डर था कि आतंकवाद बढ़ सकता है और पाकिस्तान के परमाणु हथियार गलत लोगों के हाथ लग सकते हैं। इसलिए वे पाकिस्तान की सेना को दक्षिण एशिया में अपने हितों की रक्षा करने वाला महत्वपूर्ण सहयोगी मानते रहे। बांग्लादेश में लोकतंत्र। दोस्तों, आज जानते हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई। असल में 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगता था कि पश्चिमी पाकिस्तान उनके साथ भेदभाव कर रहा है। उन पर उर्दू भाषा थोपने की कोशिश की जा रही थी, जबकि वहां के लोग बंगाली भाषा बोलते थे। उन्हें सरकार और प्रशासन में भी बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा था। इसी अन्याय के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान ने आंदोलन शुरू किया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक अधिकार और स्वायत्तता की मांग की। 1970 के चुनाव में शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की लगभग सभी सीटें जीत ली। पूरे पाकिस्तान की संविधान सभा में भी अवामी लीग को बहुमत मिल गया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और जनरल याहिया खान की सेना ने आंदोलन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की। इस दौरान हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग जान बचाकर भारत आ गए। भारत पर शरणार्थियों का भारी बोझ बढ़ गया। इसलिए भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का समर्थन किया और उन्हें आर्थिक तथा सैन्य मदद दी। इसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान हार गया और पूर्वी पाकिस्तान एक नया स्वतंत्र देश बना, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। आजादी के बाद बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया और खुद को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया। लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में बदलाव किया। संसदीय व्यवस्था की जगह राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर रोक लगा दी। इससे देश में असंतोष बढ़ गया। उसी साल अगस्त 1975 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। इसके बाद जियाउर रहमान सत्ता में आए। उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी बनाई और 1979 का चुनाव जीता। लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी हत्या हो गई। फिर लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम.
इरशाद ने सत्ता संभाल ली और एक बार फिर बांग्लादेश में सैनिक शासन शुरू हो गया। लेकिन इस बार जनता चुप नहीं बैठी। छात्रों और आम लोगों ने लोकतंत्र के समर्थन में बड़ा आंदोलन शुरू किया। लगातार विरोध के कारण 1990 में जनरल इरशाद को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद 1991 में चुनाव हुए और तभी से बांग्लादेश में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। आज वहां जनता चुनाव के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। दोस्तों, अब जानते हैं कि नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र तक का सफर कैसे तय हुआ। पहले नेपाल एक हिंदू राजतंत्र था, यानी देश का शासन राजा चलाते थे। बाद में वहां संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ, लेकिन असली ताकत फिर भी राजा के पास ही रही। नेपाल की जनता और राजनीतिक दल चाहते थे कि देश में पूरा लोकतंत्र हो और जनता द्वारा चुनी गई सरकार काम करे, लेकिन राजा ने सेना की मदद से सत्ता पर पूरा नियंत्रण कर लिया। इससे लोकतंत्र की राह रुक गई। इसके खिलाफ जनता ने बड़ा आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के दबाव में 1990 में राजा को नया लोकतांत्रिक संविधान लागू करना पड़ा। हालांकि इसके बाद बनी लोकतांत्रिक सरकारें ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। इसी दौरान 1990 के दशक में माओवादी आंदोलन तेज हो गया। माओवादी चाहते थे कि राजा का शासन खत्म हो और देश में बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए। इसके लिए उन्होंने हथियारबंद संघर्ष शुरू कर दिया। अब नेपाल में 3 पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ राजा और सेना, दूसरी तरफ माओवादी और तीसरी तरफ लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक दल। कुछ समय तक इन तीनों के बीच संघर्ष चलता रहा। फिर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को भंग कर दिया और लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया। इससे नेपाल में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वह भी खत्म हो गया। लेकिन जनता ने हार नहीं मानी। अप्रैल 2006 में पूरे नेपाल में लोकतंत्र के समर्थन में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। इस आंदोलन का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस, माओवादियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया। जनता के भारी दबाव के आगे राजा ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा और उन्होंने संसद को फिर से बहाल कर दिया। यह लोकतंत्र की बड़ी जीत थी। इसके बाद नेपाल में संविधान सभा का गठन किया गया ताकि देश के लिए नया संविधान बनाया जा सके। कुछ लोग चाहते थे कि राजा केवल प्रतीकात्मक रूप में बने रहें, जबकि माओवादी चाहते थे कि राजतंत्र पूरी तरह खत्म हो और नए संविधान में बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधार किए जाएं। आखिरकार 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इसके बाद नया संविधान तैयार किया गया और 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान लागू कर दिया। यानी आज नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाती है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। दोस्तों, श्रीलंका को आजादी 1948 में मिली। आजादी के बाद से वहां लोकतंत्र बना रहा, लेकिन देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई और वह थी जातीय संघर्ष। असल में श्रीलंका में 2 प्रमुख समुदाय रहते हैं, सिंहली बहुसंख्यक, तमिल अल्पसंख्यक। आजादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर सिंहली समुदाय का दबदबा हो गया। कई सिंहली नेताओं का मानना था कि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का देश है, इसलिए उन्होंने तमिलों को बराबरी का दर्जा देने में रुचि नहीं दिखाई। इस भेदभाव से तमिल समुदाय में नाराजगी बढ़ती गई। धीरे धीरे कुछ तमिल संगठनों ने अलग देश की मांग शुरू कर दी। 1983 के बाद लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल आइलम LTT, जिसे लिट्टे भी कहा जाता है, ने हथियार उठा लिए। उनका लक्ष्य था तमिल आइलम नाम का एक अलग देश बनाना। इसके बाद श्रीलंका की सेना और लिट्टे के बीच कई वर्षों तक गृह युद्ध चला। एक समय ऐसा भी आया जब श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर लिट्टे का नियंत्रण हो गया था। इस संघर्ष का असर भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भारत के तमिलनाडु में रहने वाले तमिल चाहते थे कि भारत सरकार श्रीलंका के तमिलों की मदद करे। शुरुआत में भारत ने बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने की कोशिश की,
लेकिन 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका भेजा गया ताकि दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित हो सके। लेकिन हालात बिगड़ गए और भारतीय सेना की लिट्टे से ही लड़ाई शुरू हो गई। श्रीलंका के कई लोगों को भी भारतीय सेना की मौजूदगी पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि भारत उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। आखिरकार 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना वापस बुला ली। इसके बाद भी कुछ वर्षों तक संघर्ष जारी रहा। बाद में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देशों ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने की कोशिश की। आखिरकार 2009 में श्रीलंका की सेना ने लिट्टे को पूरी तरह समाप्त कर दिया और लंबे समय से चल रहा गृह युद्ध खत्म हो गया। इतने लंबे संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखा, साथ ही उसने अच्छी आर्थिक प्रगति भी की। दक्षिण एशिया में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। गृह युद्ध झेलने के बावजूद कई वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय के मामले में श्रीलंका दक्षिण एशिया के देशों में सबसे आगे रहा। यानी श्रीलंका ने जातीय संघर्ष जैसी बड़ी चुनौती का सामना किया, लेकिन फिर भी लोकतंत्र और आर्थिक विकास दोनों को बनाए रखा। भारत पाकिस्तान संघर्ष। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले संघर्षों की। 1947 में भारत के विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद कश्मीर को लेकर है। आजादी के तुरंत बाद 1947-48 में पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। पाकिस्तान का कहना था कि कश्मीर उसे मिलना चाहिए, जबकि भारत का मानना था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस युद्ध के बाद कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा भारत के पास रहा, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पो कहा जाता है। दोनों हिस्सों के बीच नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल लो सी बनाई गई। इसके बाद 1965 में फिर युद्ध हुआ, लेकिन कश्मीर का मुद्दा फिर भी हल नहीं हो पाया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत की जीत हुई और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, लेकिन इसके बाद भी कश्मीर का विवाद बना रहा। कश्मीर के अलावा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर भी दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें विकसित कर ली। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने चगाई में परमाणु परीक्षण कर दिया। इसके बाद दोनों देश परमाणु शक्ति बन गए। इससे बड़े युद्ध की संभावना कम हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान कुछ आतंकवादी संगठनों और उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद देता है, ताकि वे भारत में आतंकवादी हमले कर सकें। वहीं पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि भारत उसकी आंतरिक समस्याओं, खासकर सिंध और बलूचिस्तान में दखल देता है। यानी दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, जिससे आपसी भरोसा मजबूत नहीं हो पाया। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी के पानी को लेकर भी विवाद हुआ। खासकर सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों में मतभेद थे, लेकिन 1960 में विश्व बैंक की मदद से सिंधु जल संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि आज भी लागू है और कई युद्धों के बावजूद दोनों देशों ने इसे बनाए रखा है। इसके अलावा सर क्रीक की सीमा को लेकर भी दोनों देशों में विवाद है। यह इलाका छोटा है, लेकिन इसके कारण समुद्री सीमा और समुद्री संसाधनों पर अधिकार का सवाल जुड़ा हुआ है। इन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान समय समय पर बातचीत भी करते रहे हैं, लेकिन अभी तक सभी विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के पानी का बंटवारा, अवैध घुसपैठ,
सीमा सुरक्षा और प्राकृतिक गैस जैसे मुद्दे। भारत का कहना रहा कि बांग्लादेश भारत विरोधी संगठनों पर पूरी तरह रोक नहीं लगा पाया। वहीं बांग्लादेश का आरोप रहा कि भारत नदी के पानी के बंटवारे में अपने बड़े देश होने का फायदा उठाता है। लेकिन मतभेदों के बावजूद दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में अच्छा सहयोग भी किया है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है। आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और सीमा प्रबंधन में भी साथ मिलकर काम किया गया है। 2015 में भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर स्थित कुछ एन्क्लेव यानी परिक्षेत्रों का आदान प्रदान भी किया, जिससे दोनों देशों के संबंध और बेहतर हुए। भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत पुराने और खास हैं। दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं, रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। फिर भी कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं, जैसे व्यापार, नेपाल के चीन से बढ़ते संबंध, सीमा सुरक्षा, नदी के पानी और पनबिजली परियोजनाएं। नेपाल के कुछ लोगों का मानना है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल देता है। वहीं भारत चाहता है कि नेपाल अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न होने दे। इन मतभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, बिजली, जल प्रबंधन, विज्ञान और विकास परियोजनाओं में मिलकर काम करते हैं। भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के संबंध मुख्य रूप से श्रीलंका के तमिल मुद्दे से प्रभावित रहे हैं। जब श्रीलंका में तमिलों पर अत्याचार हुए, तब भारत में भी चिंता बढ़ी। 1987 में भारत ने शांति सेना भेजी, लेकिन बाद में उसे वापस बुला लिया। उसके बाद से भारत ने श्रीलंका के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। आज दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार, व्यापारिक सहयोग, पर्यटन और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में अच्छे संबंध हैं। भारत और भूटान। भारत और भूटान के रिश्ते बहुत मजबूत और दोस्ताना हैं। भूटान ने अपने क्षेत्र से भारत विरोधी उग्रवादियों को बाहर निकालने में भारत की मदद की। भारत भी भूटान में पनबिजली परियोजनाओं, विकास कार्यों और आर्थिक सहायता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत और मालदीव। भारत और मालदीव के बीच भी अच्छे संबंध हैं। 1988 में मालदीव पर हमला हुआ, तब भारत ने तुरंत अपनी सेना भेजकर मालदीव की मदद की। इसके अलावा भारत मालदीव के पर्यटन, मत्स्य उद्योग और आर्थिक विकास में भी सहयोग करता है। पड़ोसी देशों के साथ चुनौतियां। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली देश है। इसी वजह से छोटे पड़ोसी देशों को कभी कभी लगता है कि भारत उन पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। दूसरी ओर भारत को चिंता रहती है कि उसके पड़ोसी देशों में अस्थिरता बढ़ने से बाहरी शक्तियां इस क्षेत्र में दखल दे सकती हैं। इसलिए भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति, सहयोग और अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। यही कारण है कि मतभेद होने के बावजूद दक्षिण एशिया के देशों के बीच बातचीत, व्यापार और सहयोग लगातार जारी रहता है। शांति और सहयोग। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या दक्षिण एशिया के देश हमेशा लड़ते ही रहते हैं? नहीं। मतभेद और संघर्ष होने के बावजूद ये देश शांति और सहयोग के लिए लगातार प्रयास भी करते रहे हैं। इसी सोच के साथ 1985 में सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन में दक्षिण एशिया के देश मिलकर व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, संस्कृति और विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के बीच तनाव के कारण सार्क अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाया। इसके बाद साफ्टा यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता किया गया। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और 1 जनवरी 2006 से यह लागू हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच सीमा शुल्क कम किया जाए ताकि व्यापार बढ़े और सभी देशों को आर्थिक लाभ मिले। भारत का मानना है कि मुक्त व्यापार से पूरे क्षेत्र का विकास होगा और देशों के बीच आपसी विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन
कुछ छोटे देशों को डर है कि भारत अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था के कारण उनके बाजार पर ज्यादा प्रभाव जमा सकता है। इसके बावजूद भारत पहले से ही भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ अलग-अलग व्यापार समझौते कर चुका है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। हालांकि दोनों देशों के बीच कई विवाद रहे हैं, फिर भी समय-समय पर शांति स्थापित करने के प्रयास किए गए। दोनों देशों ने विश्वास बढ़ाने वाले कदम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाने की कोशिश की। दोनों देशों के नेता कई बार मिले, बातचीत की और समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की। कुछ समय तक व्यापार बढ़ा, वीजा नियम आसान हुए और दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। हालांकि हाल के वर्षों में दोनों देशों के संबंध फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। अब बात करते हैं चीन और अमेरिका की। दक्षिण एशिया की राजनीति पर चीन और अमेरिका का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। भारत और चीन के बीच पिछले वर्षों में आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। वहीं शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने संबंध मजबूत किए। अमेरिका ने कई बार दोनों देशों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने की कोशिश की है। साथ ही दक्षिण एशिया एक बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ बड़ी आबादी रहती है, इसलिए अमेरिका के भी इस क्षेत्र से आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हित जुड़े हुए हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि दक्षिण एशिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ के देश संघर्ष का रास्ता चुनते हैं या सहयोग का। अगर सभी देश मिलकर शांति, व्यापार और आपसी विश्वास को बढ़ावा देंगे तो दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे मजबूत और समृद्ध क्षेत्रों में से एक बन सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।